तो आप तो जातिवाद का आरोप है। और वहाँ माउंट आबू में आपकी होटल के पड़ोसी महिला ने आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए के साथ में पर नहीं मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। उसने आरोप लगाया कि आपकी सरकार ने वो बहुत परेशान। आज तक मैंने इस बात का किसी को कोई जवाब नहीं दिया, मैं उचित समझता ही नहीं था जवाब दे। अशोक जी के पुत्र भी चुनाव हार गए, ऐसा माना जा रहा है कि रतन जी देवासी निष्क्रिय थे लोकसभा में। हमसे ये गलती रही, हमसे ये चूक हो। शुरू से सीएम जी एमएलए थे, जनहित के मुद्दे उठाने के लिए उनको कहा, उन्होंने उठाए एक मुद्दा। और एक अधिकारी जो एसडीओ रैंक का अधिकारी वहां बैठे और वो अधिकारी हमको दबाने की कोशिश करे, ब्लैकमेल करे, ताकि उसके कृत्य हम किसी को नहीं बताए कि कौन सा तो अधिकारी शामिल था शिविर का, कौन सा माउंट आबू का अधिकारी शामिल था, कौन पिकनिक मनाने जाते थे। कोई कांग्रेस का व्यक्ति निष्क्रिय नहीं था। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 5-6 लड़ाके होते हैं, लेकिन इन दिनों गहलोत साहब से आपकी बड़ी अब देखते हैं क्षमता किसमें ज्यादा है। लोग राजनीति में या तो बहुत शॉर्ट में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया, उसमें आपने सचिन पायलट जी को बुलाया, मारवाड़ के कदावर नेता अशोक गहलोत जी को। प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मारवाड़ अछूता नहीं रहता और फिर गोडवाड़ को भी भूल नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं 26 साल के उस युवा लड़ाके की जिसने 2003 में विधानसभा का पहला टिकट पाया और उसके बाद 2008 में 32 साल की उम्र में उन्होंने विधानसभा देखी। हमारे साथ में आज खास मुलाकात में है रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी जी। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतन जी, राजनीति की बात आती है तो राजनीति में एक राजनेता के पीछे विवाद साए की तरह घूमता है। अब राजनेता है तो विवादों के कई अनसुलझे सवाल होते हैं जो जनता भी चाहती है और उन सवालों का जवाब हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम नेता होते हैं जो ऐसे सवालों का सामना करते हैं। बाकी तो अमूमन देखने को मिलता है कि विवादों से जुड़े सवालों से कन्नी काट लेते हैं। तो रतन जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप 26 साल के थे जब आपने पहली बार विधानसभा का टिकट लिया और आपने राजनीति के इस दंगल में गदर भी मचाया। देखिए सर जी, पहली बात तो आपका धन्यवाद। और बहुत लंबे समय से आप मुझे कह रहे थे, इसलिए मैंने आपको वादा किया था कि हाँ पहला कोई भी ऐसा होगा तो आपके साथ में बात करेंगे। और समय लिखा हुआ होता है, जब चीज़ होनी होती है उसी समय होती है। तो आपका धन्यवाद। और देखिए, उम्र तो होती है, लोग राजनीति में देर समय सबको मौका मिलता है, कईयों को नहीं भी मिलता है। तो मैं लकी रहा कि मुझे अच्छा मौका मिला। हालांकि मैंने एनएसयू से, यूथ कांग्रेस से, सभी में काम करते करते एक ऐसा अवसर मिल गया, और अवसर ऐसा मिल गया कि ये तय हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और आज़ाद राजस्थान में लोकतंत्र जब से स्थापित हुआ तब से देवासी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट मिलता नहीं था। तो ये तय हुआ कि भाई इतनी बड़ी आबादी है, मूल ओबीसी की जाति है, इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं, पशुपालन वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो उस बात को लेकर जब पार्टी ने तय किया, तो चूंकि मैं सक्रिय था और एक अवसर मुझे मिल गया और अवसर मिला, तो उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं हम लोग ने। राजनीति में आप 1996, 97, 98 से सक्रिय रहे हैं। विधानसभा का रास्ता या विधानसभा का चेहरा आपको दिखाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। देखिए, उस समय गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और 2003 में तो सरकार 3 तक सरकार रही, 3 में चुनाव हुआ विधानसभा का, और तभी ये तय हुआ कि भाई एक हमको टिकट देना है। चूँकि वो मुख्यमंत्री थे, अपर हैंड था उनका सब कुछ। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय जो हमारे पर्यवेक्षक लगे सारे, बोले उन्होंने उस मेरिट पे काम किया। सागर जी थे, राजू भाई परमार थे, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे, सब ने मेरिट पे इसको लिया कि भाई एक देवासी समाज को व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। और देना चाहिए तो निश्चित तौर पर, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया कि मैं सक्रिय था, तो मुझे मौका मिल गया, अवसर मिल गया, और गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो धन्यवाद तो ही क्यों नहीं। लेकिन इन दिनों गहलोत साहब से आपकी बड़ी दूरियां दिख रही है। नहीं, ये दूरी किसी से नहीं हो सकती। हम लोग सब एक पार्टी के लोग हैं, मिलकर काम करते हैं, उनका सानिध्य हमेशा हमको प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद भी मिला है। ये क्या होता है कि जो लोग राजनीति में
या तो बहुत शॉर्ट में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और या फिर वो बड़े नेता के इर्द गिर्द जो है बैठ के केवल कानाफूसी करके, और जो मेहनत का लोग होते हैं, संघर्षशील लोग होते हैं, उनके बारे में रोज बुराइयां करना, ये ऐसे लोगों की उपज है जो दिन भर ये बात करते रहते हैं, क्योंकि वो कहीं सक्सेस नहीं होते इसलिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता है, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो फिर हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया, उसमें आपने सचिन पायलट जी को बुलाया, मारवाड़ के कदावर नेता अशोक गहलोत ने दिखे उसमें। देखिए, एक धार्मिक हमारे जो गोत्र है, परिवार है, नौमू परिवार, उनकी तरफ से था। मैं गहलोत साहब को खुद मिलकर आमंत्रण देकर आया, आप पूछ सकते हैं, और उन्होंने मुझे कहा मैं पूरे प्रयास करूँगा, और काफ़ी देर हम बैठे। आप तो व्यक्तिगत परिचय तो आप पूछना। मैंने उस दिन खड़गे साहब भी वहाँ आए हुए थे, चूँकि हमारी मीटिंगें थी जयपुर में, मिल नहीं पाया, फिर भी मैं डोगरा साहब जी को, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधायक दल के जो नेता है जूली जी, उनको, पायलट साहब, सबको दिखाया। अपनी अपनी सबकी व्यवस्थाएं, व्यवस्था होगी जो नहीं आ पाए कोई, और ये पायलट साहब आए, तो मेरी तरफ से कभी मैं इनमें कभी नहीं रखता हूँ इन चीज़ों में। पर बात वही आ रही है कि जब एक ओबीसी का व्यक्ति चेहरा आगे बढ़ेगा, संघर्ष करेगा अपने लोगों के लिए, छत्तीस कौम के लिए, सब बात करेगा, तो इस प्रकार की जो बातें आना जाना, इसके लिए सबको तैयार होना चाहिए, आती रहेगी। और ये आसान नहीं है, क्योंकि जो ये सब करते हैं ना, उनको भी आगे बढ़ना है, तो उनको भी इनको फेस करना है। अब देखते हैं क्षमता किसमें ज़्यादा है, वही है। उस दिन धार्मिक कार्यक्रम में आपने एक बयान भी दिया था कि पब्लिक को पूछा था कि अब कौन सा नेता बाकी रहा है कि मैं उसको लेके आऊं, तो ये इशारा था, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं ये इशारा था कि आपने ये इशारा अशोक गहलोत की। नहीं, आपने उसको बराबर सुनना नहीं होगा सर जी, आप उसको वापस सुनना। ठीक है, मैंने उसको मारवाड़ी में कहा था, और यही कहा था कि इतने सारे आप लोग आराम से बैठो, इतने सारे तो नेता आए हुए हैं, ठीक है, और कोई रह गए होंगे, समय समय पे आते रहेंगे। तो ये मैंने वापस कहा ना कि कहीं की कहीं चीज़ नहीं ले जाने। हम लोग देखो एक मर्यादित समाज में रहते हैं, हर बात का एक तर्क वितर्क करने का एक बात का समय होता है, एक बात होती है जिस पर हम कर सकते हैं। हर एक चीज़ पे, किसी के घर परिवार के प्रोग्राम में हो, राजनीति में हो, तो हर एक शब्दों में से भी शब्दों का वो निकालना मैं समझता उचित नहीं है। भावनाएं देखी जानी चाहिए। आदमी की अगर अंतर्करण से भावनाएं शुद्ध है काम करने के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो उसके बाद में सारी बातें फॉरगॉन हो जाती है, छोटी पड़ जाती है। तो फिर ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था, अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत जी ने चुनाव लड़ा, आपके मित्र भी पुखराज जी पारासर भी, उनसे भी आपकी इन दिनों दूरियां हैं, कम मुलाकातें हैं। अशोक जी के पुत्र भी चुनाव हार गए, ऐसा माना जा रहा है कि रतन जी देवासी निष्क्रिय दिखे लोकसभा में। पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं, हम चुनाव हारे में खड़े थे, नंबर 1। 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में कहाँ कितना मार्जिन रहा है उसी से पहले पता कर लो, निष्क्रिय सक्रिय कौन। वो एक दूसरी बात है, कोई कांग्रेस का व्यक्ति निष्क्रिय नहीं था। सबने अशोक गहलोत जी के प्रति सबके अच्छे भाव रहते हैं, सबने उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में काम किया हुआ है, तो सभी ने अपने अपने प्रयास किए। बात होती है माहौल नहीं था, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, मैंने गहलोत साहब को भी ये बात कही थी। और आप पूछना कभी आपकी बात हो तो, आज नहीं, 2009 में जब मैं विधायक था, और तब जब संध्या चौधरी जी चुनाव लड़ी थी, उस समय मैं प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने, गहलोत साहब सीएम थे, मैंने कहा था कि वैभव जी चुनाव लड़ा। और जब मैं लड़ा 2019 में वापस, उसके 10 साल बाद, तभी भी मैंने कहा था कि यहाँ से लड़ना चाहिए। हम सब ने एक होकर कहा था कि वैभव जी को लड़ो, और इस बार भी उन्होंने कहा, तब हमने कहा टफ है, बड़ी परिस्थितियां बदली हुई है, मुश्किल रहेगी हमें, मगर पार्टी का आदेश था, और कोई यहाँ से लोकल लड़ना ही नहीं चाह रहा था, किसी न किसी को तो लड़ना था, तो इन्होंने हिम्मत की, चुनाव लड़ा उन्होंने। तो किसी भी व्यक्ति ने निष्क्रिय रहा, सक्रिय रहा, ये सब की आपस की गुटबाजी की उपज होती है। बाकी सबने अच्छी तरह से काम किया है, अच्छी तरह से उन्होंने जितनी बेस्ट मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत की है। पार्टी ने अच्छा वोट भी सिक्योर किया है, वोट परसेंट भी अच्छा आया है, और अच्छी तरह से हम लोग रहे। हाँ, ये बात अलग है कि कहाँ कितना जो होप कर रहे थे, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे सांचौर है, तो सब सोचते हैं सांचौर में हम 35,000 की लीड लेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, किसी को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है कि 35,000 से हम लोग जीत जाएंगे, ठीक है, क्योंकि राज में रहे हैं, राज में सब व्यवस्था इनके पास थी, पर नहीं आए, 11,000 से पीछे रह गए। तो एक माहौल था देश में, और जालोर जिले में जो कि हमारी सरकार रही थी,
और सरकार गए हुए 2-3 महीने ही हुए थे, तो हो सकता है आप जानते हैं सरकार में हर आदमी संतुष्ट होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होगी। और वो देखो, वो बातें नेता को भी पता है, हम लोगों को नहीं पता है। तो सभी लोगों ने, मैं किसी को नहीं कहता, सभी लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। आप मानते हैं कि पिछले समय से जो घटनाक्रम हो रहा है उससे आप कांग्रेस पार्टी से या अशोक गहलोत जी से या किसी से नाराज नहीं है इस बात में? नहीं, मैं तो बहुत एक छोटा कार्यकर्ता हूँ शरद जी, क्या क्यों नाराज हो गए, हमारी क्या रेंज, कोई नाराज हो गए? तो फिर राजीव गांधी भवन निर्माण में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी आए थे, आप नहीं दिखे? बिल्कुल, हम लोग नहीं गए थे। हम, आप देखिए, समरजीत जी मैं भी नहीं गए, नहीं, आप नहीं समरजीत गए। सिंह जी एमएलए थे, वो नहीं गए, मैं था, मैं नहीं गया। नीरज गांधी जी सांसद है राज्यसभा के, शायद वो भी वहाँ नहीं थे। देखिए, मैं इसमें दो बात आपको बताऊँ, क्योंकि चूंकि ये पार्टी की बात है, मैंने पहले दिन भी कहा था, अखबारों में भी मैंने यही कहा कि मैं पार्टी में सही जगह अपनी बात कहने के लिए वहाँ हमारी बात रख देंगे, नंबर 1, ठीक है, और पूरी संपूर्ण बात मैं वहीं कहूँगा। एक दूसरी बात ये है उसमें कि कई बार क्या होता है कि कोई काम अधूरा होता है या कहीं कोई कमी रह जाती है, तो आप सोचते हो कि जैसे मैं गया, तो ऐसा नहीं, लोग उच्चेजित होकर कोई बात कह देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो सभी चीज़ों का पार्टी का ध्यान में रख के सारी चीज़ों में जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, ये हमारे जिले की व्यवस्थाओं की बात थी, जिले की बात थी, और ऐसा थोड़ी कि जाने से कभी कभार गए और तकलीफ नहीं आती, जाने से भी कई लोग जो के कार्यक्रम में बोल सकते थे कि ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो हमारा अच्छा लगता क्या? लोग तो हमारे ही होते ना, लोग तो पार्टी के होते, ये शोभा थोड़ी देता हमको। तो जिस स्तर पर वो जो बात कहनी थी या शिकायत कहनी थी आपने कह दी या मैंने जिनको कहनी थी उनको कह दी, एक आध जगह और रह गई है, मैं कह दूंगा, ये हमारी आपस की बात है। और ये कोई, ठीक है, जाना नहीं जाना एक बात इशू बन गया कि गए कि नहीं गए, मगर उसके पीछे के जो कारण है वो लॉजिकल कारण है, इसलिए मैं उसमें उस लॉजिकल कारण को उस समय भी मैंने कहीं नहीं कहा, आज तक मैंने नहीं कहा, तो आज तक कह लॉजिकल कारण है उसको। अभी मैंने एक सवाल किया था, पुखराज पाराशर जी का भी नाम लिया था, कम मुलाकातें हो रही, आपने टाल दिया। सब मिलते हैं, पुखराज जी हो, हीरालाल जी हो, सुखराम जी हो, सवाराम जी हो, संयम जी हो, नीरज जी हो, लीलाराम जी हो, मोती जी हो, कौन, सब आपस में एक परिवार। देखो, परिवार हमारे घर में नहीं होता क्या? परिवार चलता है, काम करते हैं, मन मुटाव भी होता है, बोलचाल भी होती है, शादी ब्याह होता है उसमें भी तो बोलचाल करते हैं, मन मुटाव होता है, फिर भी चलता है। नहीं, ये वास्तविकता है, मैं आपको बताऊं, वास्तविकता है। हम लोग क्या करते हैं, कई चीजों को हम लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज आवे, ऐसी बात हो जिससे हम लोग चटकारे लें। हम लोग, मतलब आपकी बात नहीं, किसी की बात नहीं करता, मेरे परिवार की भी बात कर सकता हूँ, किसी की भी कर सकता हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीति में इतना बड़ा वर्ग है राजनीति का, सब आपस में मिलकर काम करेंगे तो मतभेद भी होते हैं, कभी मन मुटाव भी हो जाता है, मगर उसको पूरा करना, सेटल करना, फिर साथ में मिलकर उठ के वापस काम करना, यही तो हमारी शैली होनी चाहिए ना, वो हो रहा है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 5-6 लड़ाके हैं बहुत भयंकर, जो अपने अपने क्षेत्र में पब्लिक के लिए लड़ते रहते हैं। आप इस गोडवार के तगड़े लड़ाके हैं, तो आप पर जातिवाद का आरोप है कि आप देवासी समाज को लेकर बड़े जातिवाद करते हैं। अब तो सब साफ हो गया, आपका सवाल सही है और आप कह रहे भी सही है। एक तो आरोप अलग चीज है, और एक फोकस होता है जो ऐसी बातों को फैला कर हवा बनाता है जिससे कि उसको फायदा हो, जिसमें वो कामयाब भी हुए। मैं इस बात को नहीं कहता हूँ, कामयाब हुए, वो फोकस कामयाब हुआ, ठीक है। तो जातिवाद आप किसको कहते हैं? देखिए, एक समाज जो पिछड़ा है, जो ओबीसी वर्ग से आता है, मूलतः पशुपालक वर्ग से आता था, जिसने राजनीति में लोकतंत्र के 50-60 साल तक राजस्थान में विधानसभा जिस समाज ने नहीं देखी हो, जिन्होंने प्रधान नहीं देखा हो, जिन्होंने शिक्षा में इतनी ऊंचाइयां नहीं छुई हो, अगर उनको साथ रख के, संगठन करके अगर उनको आगे बढ़ाना है और इन चीजों में कामयाब होना है, तो वो जातिवाद थोड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझे मौका मिला राजस्थान की राजनीति में एक एमएलए का टिकट लेकर चुनाव लड़के जाने का, तो क्या मैं उस समाज का संगठन है, आगे बढ़ना है, राजनीतिक तौर पे हम लोग मैच्योर हो, होशियार हो, आगे बढ़े, वो नहीं करूंगा क्या? पर चूंकि जीत गया और ऐसा लगा कि ये हर गांव के अंदर इतने सारे वोट है, और ये जो जोधपुर का हमारा पूरा संभाग है, इसमें प्रत्येक विधानसभा में बहुत तादाद में वोट है, जो किसी न किसी के कब्जे में, किसी न किसी के पास रहते थे और वो हुक्म देके वोट दिला देते थे। आज हमारे हाथ से चला गया। पावर शेयरिंग में हम आगे, वार्ड पंच से लेके एमपी तक पावर शेयरिंग में आ गए, तो वो तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और जिनको बहुत ज्यादा खराब लग रहा था, उन्होंने हवा बना दी, जातिवाद। जातिवाद कौन नहीं कर रहा था? जातिवाद
अच्छा शिक्षा संगठन के लिए आगे बढ़ने के लिए जातिवाद करो, किसने ना किया है? दूसरी जातियों को तकलीफ नहीं पहुंचे, चोट नहीं पहुंचे, उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचे, वो जातिवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई करते और काम हमारी समाज ने कभी किया नहीं, और मुझे खुशी है कि इस समाज में मैंने जन्म लिया है। और क्यों नहीं कहेंगे, इतना अच्छा दूध दही पशु रखने वाला समाज जो आज शिक्षा में और व्यापार में बहुत आगे बढ़ा है, अगर इसमें जन्म लेता है तो अच्छी बात है। अच्छा काम करेंगे, अच्छी सब समाजों के लिए अच्छा काम करेंगे। गलत काम करके कोई आएगा तो उसके लिए तो मेरे पास भी जगह नहीं है कि गलत काम कर रहा है और दूसरे लोगों को, दूसरी समाज के लोगों को परेशान करे, प्रताड़ित करे, उसके लिए जगह नहीं है। मगर सिर्फ ये कहना, और फिर बाकी तो आप जानते हो किसकी बात कर रहे हो, कौन नहीं करता था। कोई रात के अंधेरे में करता है, कोई दिन के उजाले में करता है, इतना ही फर्क है। तो उससे कोई ज्यादा हम विचलित भी नहीं हुए थे। उसका नुकसान हमको हुआ, भरपूर नुकसान हुआ, मगर समय रहते लोगों को भी समझ में आ गई, और धन्यवाद है। और सबको आज आह्वान भी करता हूँ कि सब मिलके काम करो, अच्छे समाज का निर्माण होना चाहिए। 36 कौम के साथ मिलके चलो, मिलकर रहो, उनकी भी मदद करो। गलत करो तो भाई किसी के पास आओ मत, और नहीं करो तो सब मिलकर अच्छे से। आपने 36 कौम की बात की, एक राजनेता का एक हमेशा मोटिव रहता है कि 36 कौम उसके साथ चले, फिर भी एक जाति आपसे विशेष नाराज है? मेरे से ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका कार्यकर्ता मेरे साथ में। मेरे पास जितने भी वर्कर कार्यकर्ता है, साथी है, मित्र है, सहयोगी है, जिनके सानिध्य में मैं काम करता हूँ, प्रत्येक जाति के लोग हैं, समर्पित है, जी जान लगा दे मेरे लिए, वो लोग हैं। और ऐसी कोई भी जाति नहीं है पूरी 36 कौम जो इस जिले में रहती हो जिनमें से उस जाति का व्यक्ति मेरे पास नहीं हो, या उनके घर मेरा आना जाना नहीं हो सकता है किसी का कम हो, किसी का ज्यादा हो। लोकतंत्र में बैठे हैं, वोटों की राजनीति, हो सकता है कोई कम पसंद कर रहा हो तो कम लोग होंगे, मगर जो है वो मन से है और पक्के हैं। तो कोई जातियों नहीं, ये तो जो लोग खिलाफ होते हैं वो क्रिएट करते हैं कि अरे ये हमारे खिलाफ जाति का है, क्योंकि उनको दुकान जमानी है उनकी। उस व्यक्ति के खिलाफ हो सकता हूँ, सिस्टम के खिलाफ हो सकते हैं, कार्यशैली के खिलाफ हो सकते हैं। किसी जाति के खिलाफ कैसे कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता लंबे समय तक, और ना ही कोई किसी का दोस्त होता। सब अवसर और संभावनाओं का ऐसा खेल माना जाता है। तो पिछले कुछ सालों का विश्लेषण करें तो चौधरी समाज के साथ आपका अच्छा समन्वय इन दिनों देखने को मिल रहा है, और कभी वोट भी नहीं मिले थे। देखिए, जब मैं 2003 में चुनाव लड़ा, उससे पहले भी मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे। मैं 98 में सिरोही में एनएसयू का जिलाध्यक्ष था। उसके बाद यूथ कांग्रेस में प्रदेश का उपाध्यक्ष हुआ, जालोर का प्रभारी भी था। 98 के चुनाव रत्नाराम जी चौधरी लड़ गए, मैं उनके साथ में पूरा साथ कंधा कंधे मिलाते रहा, साथ दौड़ा। उसके बाद भी 5 साल उनके साथ रहा। ये अलग विषय है कि उन्हीं के लोगों ने खिलाफत की और सारी बातें हो गई, टिकट कट गया, एक व्यक्ति को देना था और मेरे को मिल गया, एक अलग कहानी है। उसके बावजूद भी फिर मैंने आपको वही कहा, जहर बोल दिया, बोलने वालों ने दूरियां कर दी समाजों को। चुनाव हराना था, हार गए, जीते, उसके बाद में भी हराया, उसमें वो कामयाब हुए। फिर हमने देखा कि ये व्यक्ति सदैव एमएलए एमपी नहीं रहता है, मगर समाजों में दूरियां बन जाएगी। तो हम लोगों ने मिलकर ये प्रयास किए कि गांव में जाजम में बैठे एक दूसरे के शादी ब्याह में आए जाए, वोट के तरीके से आएंगे। और समय रहते उन्होंने पहचान लिया कि व्यक्ति कौन थे जो समाजों की दूरियां चाह रहे थे, कौन उनको नुकसान कर रहा था। तो ऐसा नहीं, 4 घर तो पहले भी मेरे साथ थे ना, 20 साल में रहा, तो 200, 500, 1000 वोट ये तो मुझे मिले ही होंगे ना, 10,000 नहीं मिले होंगे, 1000, 1500, 2000 तो मिले होंगे ना। संख्या समझ में आ गया सबको, आपस में सभी लोग प्रेम से रह रहे हैं। चुनाव आते जाते रहेंगे, सदैव मैं भी कोई एमएलए एमपी रहने वाला नहीं हूँ, मगर ये व्यवस्थाएं जो है प्यार मोहब्बत की वो तो रहेगी, एक दूसरे के प्रेम की। गांव में जाजम में सब साथ में बैठने लग गए। ये तो रतन जी राजनीतिक आरोप है, आपका जुड़ाव माउंट आबू से भी रहा है, और माउंट आबू से जुड़ाव होने के कारण कुछ व्यक्तिगत आरोप भी आप पर लगे हैं। और वहाँ माउंट आबू में आपकी होटल के पड़ोसी महिला ने आप पर बहुत गंभीर आरोप भी लगाए, तो व्यक्तिगत आरोप भी बहुत भयंकर लगे। देखो, मैं आपको दो बात बता देता हूँ, आबू से लगाव तो रहेगा ही, क्योंकि मेरा जो परिवार है, एक परिवार, वो 80 साल 100 साल हो गए वहाँ गए हुए, और प्रतिष्ठित परिवार था, है आज। और कैसे क्या रहे मैं नहीं जानना चाहता। मैं आपको सिर्फ 2 बात बताऊंगा। मैं आपको कहूँगा एक दिन आप मेरे साथ पूरे दिन बैठना, स्पेशल इसी इंटरव्यू के लिए आपको ही दूंगा सबसे पहले, और एक एक सवाल जो मर्जी हो आपकी वो पूछना, और मर्जी में जवाब दूंगा कि कैसे कैसे तो अधिकारी थे हमारे, कई परिवारों में पड़ोस में या आगे पीछे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं वर्षों से, मैं भी पला बड़ा हूँ उन लोगों के साथ में। पर नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उस महिला ने आरोप लगाया कि आपकी सरकार सुनो, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा ना कि आप
सरकार में मैं दुखी रहा या सुखी रहा ये तो लोग जानते हैं, और आपको बताऊंगा अभी उसका सवाल भी दे दूंगा जवाब आपको। आप एक दिन मेरे साथ में बैठना, 1 घंटा आधा घंटा जितना आपको बात करनी है, आप उस विषय पे मेरे बात करना, इसी विषय पे आप विषय लेके आना। सबसे पहले आपको बोलूंगा कि आज तक मैंने इस बात का किसी को कोई जवाब नहीं दिया, मैं उचित समझता ही नहीं था जवाब देना। आपने कहा ना आरोप, राजनीति में तो आरोप ही तो लगेंगे, और जो मजबूत होगा उसके लिए कोई ना कोई टूल बनता है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप बैठना 1 घंटे। आप सिरोही से आ रहे हैं ना, आप तो सिरोही से हैं। 2014 में भी आप जानते थे क्या हुआ था, जिलों में कौन कौन से अधिकारी लगे हुए थे, कहां तो कौन सा जिला था, कौन सा स्टेट था, क्या है। आपको वहां से लेके और यहां तक बताऊंगा कि कौन सा तो अधिकारी शामिल था, सिरोही का कौन सा माउंट आबू का अधिकारी शामिल था, कौन पिकनिक मनाने जाते थे, कौन कहां गए कहां रहे, किसने कब लाइसेंसें ली, किसने क्या किया, किसने अनड्यू फेवर किए। मेरी बात सुना, मतलब ये अधिकारी की बात और ये आरोप ये मिक्स कर रहे हैं। हाँ, सारा मिक्स है। मैं आपको पूरा बताऊंगा। मैं तो आपको एक सारांश दे रहा हूँ, अभी बाद में तो डिटेल में पूछना ना, इसलिए 1 घंटा चाहिए होगा, क्योंकि सबका बताना पड़ेगा ना, सबका खोलना पड़ेगा। अब समय आया है, पहले मैं बोला नहीं क्योंकि मैं चाहता था कि सिस्टम कानून अपना काम करे। मैं क्यों बोलूं, राजनीति में आरोप लगेंगे, जांच करना पुलिस का काम है, बाकी न्यायालय है। मैं क्यों बोलूंगा, एक बात बताओ आप बड़े नेता हो, आपने राजनीति से दबा दिया किसी मैंने को, मेरी बात तो सुनो, ऐसा भी आरोप नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। अब मैंने आपको कहा ना कि अपन इसके लिए अलग से बात करें, मैं आपको प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा, मगर मैं जवाब दूंगा उसमें आपको जिन अधिकारियों का नाम लेना है, किसने किसको कैसे फेवर किया, कौन किसके साथ में गया, कौन किसको साथ लग गया। ये जो साथ लगे सारे लोग, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊं, बदनाम हूं, जेल जाऊं, मतलब ये सुनो सुनो सुनो, ये समाज भी हाशिए पे आ जाए। कई जुड़े, सिरोही के जुड़े, जो मैं बताऊं आबू के लोग थे, एक आदमी 2, ठीक है, मेरे यहाँ रानीवाड़ा के चले गए। हमारे यहाँ एक्सपर्ट है जुल्म चलाने वाले लोग, उनके प्रतिनिधि अहमदाबाद तक चले गए मीटिंग करने, उनके रिश्तेदारों को रिपोर्ट देनी पड़ी थाने में। एक गाड़ी में जहां कृत्य करने गए उसकी मिसिंग रिपोर्ट, आप सुनिए, मिसिंग रिपोर्ट देनी पड़ी थाने के अंदर। वो परिवार वाले आज भी मुझे सॉरी फील करते हैं कि हम तो क्या करें, हमारे रिश्तेदार ऐसे निकले। अब उनकी खुद की परिवार में इज्जत चली गई है, उनको तो सजा मिली रही है, मैं क्या कहूँ। मगर आपको पूरा का पूरा, मैं सुनिए एक बात, मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, अपन इस पे पूरा डिस्कस करेंगे। बाकी तो देखो 10 साल से चला आ रहा है, 3 साल बहुत, सुनिए 3 साल बहुत ज्यादा चला। जो भी होना है, जांच होगी वो हो गई, कानून है, न्यायालय का प्रथम इसमें आदेश भी आ गया, न्यायालय के प्रथम निर्णय भी आया है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर एक बात बताऊं, आप जरूर टाइम निकाल के आना, बहुत रोचक कहानियां है, किससे सीरियसनेस गंभीरता की बातें भी आएगी, आप भी हंसोगे कि इस प्रकार के लोग भी होते हैं क्या समाज में। आप 1 घंटा लेके आना। बात माउंट की चल रही है, माउंट से आपका जुड़ाव भी है, रानीवाड़ा के क्षेत्र के लिए भी आपने खूब काम किया है, तो माउंट के लोग परेशान हैं, किसी तरीके से वो बेचारे निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, और जो माउंट के मूल निवासी हैं, जो उनकी कई परिवार तो ऐसे हैं कि छोटा मकान होने के कारण उनकी सगाइयाँ नहीं हो पा रही है। तो इस विषय को लेकर आप, जब सरकार नहीं आई थी तब आपने माउंट के लोगों से वादा भी किया था कि भाई जब कभी ऐसा होगा, सरकार आएगी तो हम जरूर उनको राहत पहुंचाएंगे, वो राहत नहीं पहुंची होगी। देखिए 2 बात बताओ, हमने नगर पालिका चुनाव में वादा किया था कि काम करने का, हमारी सरकार आ रही थी, लोगों ने बोर्ड बनाया, बोर्ड भी बना। 2 साल मैंने जी तोड़ कोशिश की, मेहनत की, कई ऐसे अच्छे फैसले भी कराए कि आबू के लोगों को बहुत राहत मिले, कहीं चक्कर नहीं काटने पड़े, कहीं आना जाना नहीं पड़े, निर्माण की स्वीकृति मिल जाए, मास्टर प्लान लागू हो चुका था। मगर वहां का ही एक फोकस है 4-5 लोगों का। इस बात को मैं, आप जब अलग से वापस आएंगे ना वो 1 घंटे इंटरव्यू लेने, उसमें आपको सारा खुलासा भी करूंगा, पर आज मैं आपको एक बता देता हूँ संक्षिप्त में भी। फोकस था 4-5 लोगों का, वो चाहते थे कि आम आदमी को रिलीफ मिल जाए, तो हमारा भ्रष्टाचार कैसे चलेगा। अधिकारी सोचते थे कि इनको रिलीफ मिल गई तो मेरी हुकूमत कैसे चलेगी, और लोगों को बरगला के मिसगाइड कर दिया। कुछ लोगों ने एनजीटी पहुंचे, कुछ नहीं हुआ वहां, एनजीटी ने मास्टर प्लान मॉडिफाई करने का कहा, हमारे 3 से 4 साल खराब हुए, लोगों को कब से व्हाइट कॉलर परमिशन मिल जाती, नहीं होने दी, 15 दिन में टोकन मिल जाते, उनको नहीं होने दी उन लोगों ने। वो सेट फोकस था, और उसकी वजह से मैं प्रताड़ित रहा। मैंने सही बात जब की तो उन अधिकारियों को मेरे खिलाफ कर दिया गया। मेरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मैंने ये ऊपर जाके बात बताई, सुनवाई नहीं हुई। मुझे फील हुआ उस दिन कि वो मेरी सरकार थी, आज मैं आपको कह रहा हूं, मुझे फील हुआ। और एक अधिकारी जो एसडीओ रैंक का अधिकारी वहां बैठे,
और वो अधिकारी हमको दबाने की कोशिश करे, ब्लैकमेल करे, ताकि उसके कृत्य हम किसी को नहीं बताए, और ऊपर सरकार में सुनवाई नहीं हो, और वो अधिकारी इसलिए कहे कि गलत काम चल रहा है और आप चुप रहो, आपका जो काम है कर लेंगे। आप ये छोड़ो बोले डेवलपमेंट की बात। अरे लोग सामने एक आदमी बाथरूम नहीं बना पा रहा है और एक महल बना रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या रहना दो ना, आपके क्या लेना देना? और अनड्यू फेवर क्या उन लोगों को, ऐसे लोगों को? मैं इसमें इसलिए आपको ज्यादा आज नहीं बताऊंगा, तो मतलब नहीं, मैं सुनिए आप, मैं इसलिए इसको आपको एक शॉर्ट में बताया, विस्तार में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र आ रहा है। कि सरकार से नहीं, आपके कांग्रेस के संगठन से इस बात की तो नाराजगी नहीं कि आपको फील हुआ था कि नहीं, आपकी सुनवाई नहीं, उसकी नहीं, वो लंबी गैप तो नहीं पड़ा? वो लंबी बात है। मैंने हमेशा मेरिट पे बात की है, तो कब तक कोई दबेगा और नहीं बोलेगा? जनहित के लिए तो बोलते आए, नुकसान भी मैंने उठाया है, पर मैं इसलिए आपको विस्तार में नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आगामी विधानसभा का जब सत्र आएगा तो मैं इन सारी चीजों को, मैं जो आपको बात बोल रहा हूं ना, वो डॉक्यूमेंटेड और ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। कभी मैंने है ना गैर डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड बात नहीं की है, मैंने ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। और इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा अभी कि विधानसभा का सत्र आएगा, जब सत्र आएगा तब मैं इन सारी चीजों को रखूंगा, और रखूंगा नहीं, मैं मांग करूंगा कि किन किन मामलों में एसआईटी बनानी चाहिए, या फिर किन किन मामलों के अंदर रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बना के जांच करनी चाहिए। उसकी गंभीरता आप समझ लो, नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात कि इको सेंसिटिव जोन है, उसकी रक्षा करने का दायित्व किसको दे? बफर जोन को लेकर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त है, और बफर जोन रक्षक बाढ़ खेत को खा रही है, जिसको दूध की रखवाली थी वही दूध पी रहा है। बफर जोन जो है उसके अंदर टॉप मोस्ट अधिकारी बैठ के उस बफर जोन के अंदर डीजे बना के पार्टियां चले, कमर्शियल एक्टिविटी हो, और आप कुछ नहीं कहो, और सामने गरीब का बाथरूम हो तो उसके पीछे पड़ जाओगे, तोड़ दो। हमने तो रात को देखा था इसको। तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय होगी उसकी, कैसे नहीं होगी? क्योंकि आपको कानून ने राइट दिया और आपको कानून ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये काम करो। गरीब परमिशन लेना चाहेगा, नहीं मिलेगी। पहले तो मैं अभी की बात नहीं कर रहा, पहले तो हमारे वाले सरकार के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। अभी की तो और भी लंबी कहानियां हैं। तो आप विधानसभा में सवाल उठाएंगे? सवाल नहीं उठाऊंगा, इसको मैं चर्चा तक ले जाना कि तो नियमों में ले जाना। सरकार के लोग भी कह रहे नहीं। मैंने विधानसभा में बोला हमारी गलती रही, हमने अच्छे काम करने की कोशिश की, कुछ वहां के लोगों ने नहीं करने दिया। जो कोकस था, जिनके हितैषी और रक्षक बने थे ऐसे एसडीओ आके, जिन्होंने उनका मर्जी है तू बनाता जा, कोई नक्शा नहीं, कोई करना नहीं, बनाते गए उनके सामने। आई विल प्रूव इट, मैं उसको बताऊंगा, और किस तरीके से फिर मेरे को उन्होंने क्या किया वो भी बताऊंगा। चर्चा में मैंने विधानसभा में आपके बोला ना हमारी भी गलती थी। पहले मैंने आपके विधानसभा के सत्र में भी बोला कि कई गलतियां हमारी भी रही है। तो इसका मतलब कि हमारी गलती रहे तो हम बोलेंगे नहीं कि हमारी गलती रही। राजनीति में मैं ये कह रहा हूं कि काम करने वाले से गलती रहती है। अगर मेरी उस समय सुनवाई नहीं हुई तो नहीं हुई। मैंने अगर नोटिस में लाया अधिकारियों के और उन्होंने नोटिस में नहीं लिया तो नहीं लिया। हो सकता है कि यहाँ के अधिकारी ने कुछ दूसरा मिसफीड कर दिया। तो मतलब बोला जाए कि रतन देवासी ये लड़ाका अब चुप रहने वाला नहीं है, और अगर आपके लोगों के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा तो आप बोलेंगे। देखिए इसका मतलब ये है। यस, मतलब यस, ये अगर गलतियां देखो, खिलाफ आप इन शब्दों में मत जाओ कि खिलाफ बोलेंगे। हमारे से जो गलतियां रही है तो उसको स्वीकार करेंगे कि ये गलतियां हमारे से रही है। मैं काम नहीं कर पाया हूँ तो मैं कहूंगा मैंने काम नहीं किया है। इसको खिलाफ, आरोप, प्रत्यारोप, नाराजगी शब्द मत यूज कीजिए। इसको इसलिए कि हमारे समय में हम ये नहीं कर पाए, हमसे ये गलती रही, हमसे ये चूक हो गई, हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हुई। मैं उन शब्दों की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये लोकतंत्र में सहते रहो, कुछ बोलो नहीं। जिसकी जो मर्जी आएगा वो कलम चला देगा और कुछ बोलेंगे नहीं क्या? आम आदमी की बात नहीं करेंगे क्या? मूल निवासी कितने हैं वहां? कितने सालों से मूल निवासी है वहां के लोग? बाथरूमों के लिए चक्कर काट रहे हैं। और मैं आपको बताऊं 2009 में जब इको सेंसिटिव जोन लागू हुआ तब फॉरेस्ट ने उसकी इमेज ली हुई है। अगर न्याय की बात है और न्याय की बात करनी है तो फॉरेस्ट से 2009 के इको सेंसिटिव जोन जब घोषित हुआ उसकी इमेज लाके आप तुलना करवा दो, पता चल जाएगा सब। और पता चलने के बाद में वो गरीब तो मजबूर है, उसको उसके परिवार बढ़ाना है, बेटे की शादी करानी है, बेटी को घर भेजना है, अच्छा बाथरूम चाहिए, मेहमान आएंगे, तो उसने चोरी छुपे बाथरूम ही बनाया होगा। उसको मजबूरी में कहा है, मानव अधिकार का शोषण करके वो जो है वो काम उससे कराया गया है। मगर जब बड़ी चीजें बनी तब जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे क्या? कानून में तो सबसे प्रथम जिम्मेदारी उसकी तय होती है जो हकम होता है, जिसके हाथ में सारी व्यवस्थाएं दी जाती है। तो
तो उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी। और जब ये बातें करेंगे तो हम खराब, ये बातें करेंगे तो 4 आदमी और लाके कल खड़ा कर देंगे। आप देख लेना, आपके इंटरव्यू के बाद मेरे खिलाफ होगा और हम तैयार है सामना करने के लिए। मगर सच तो सच रहेगा, दूर तो दूर रहेगा। अरे एक अधिकारी तो ऐसा आया जिसने करोड़ों रुपए की संस्था थी, उसमें कहा कि आप यार फालतू इसमें क्यों पंचायती करते हो, मैं सेटलमेंट करा देता हूं। ये कौन था? मैं फ्लोर पे कहूंगा, विधानसभा के फ्लोर पे बताऊंगा सारी चीजें, क्योंकि मुझे लोगों ने वहां भेजा है। प्रदेश की बात बता सकता हूँ, वहां का भी मैं रहने वाला हूं। और सही गलत जो है वो वहां रिकॉर्ड पे आएगा। और मैं रिकॉर्ड में अगर कोई बात गलत करूंगा तो मैं ये भी बोलूंगा वहां के खुलासे नहीं है। खुलासे आप उसको यूं भी कह सकते हैं, खुलासे कि किसी को पता नहीं और ऐसे ही शोषण होते गए और काम हो गया। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं शरद जी, एक बात बताओ कि हमको अगर मुझे आज दिया है ये कलम चलाने के लिए तो मैं सबको फटाफट जो है वो रिलीफ दूं। मैं रिलीफ तो दे नहीं रहा हूं और ऊपर मैं पंचायती और कर रहा हूं और मैं आगे कहूं कि यूं नहीं यूं करना। और आप पॉलिटिकल लोग हो, दूसरे हो, उनको भी को दबाने की कोशिश करो, फिर उनको ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। और आप चोरी जो कर रहा है उसकी चोरी करने में उसका साथ देने के लिए और कह रहे हो मेरे जैसे आदमी को, क्या आप तो चुप रहना, अगर यूं नहीं तो यूं हो जाएगा आपके, और नहीं तो हम ये कर रहे हैं। और मैं जो कह रहा हूं ना आपको, अगर ऑन द फ्लोर अगर मेरी एक बात भी गलत निकले तो मैं ये भी कहूंगा कि मेरे खिलाफ आप कार्रवाई करना उसी कमेटी से। कई ऐसे मामले हुए। रतन जी, एक अंतिम सवाल है। सचिन पायलट जी के आप प्रबल समर्थक माने जाते हैं, क्या आप स्वीकार करते हैं? देखिए, मैंने गहलोत साहब ने 2003 में मुख्यमंत्री थे, मुझे टिकट मिला। उसके बाद 2008 तक मैंने उनके साथ में काम किया, उनके सानिध्य में। 7 तो क्या, मैं तो बहुत छोटा हूँ। 8 से लेके मैं चुनाव जीता, 13 तक उप सचिव तक रहा, मुख्यमंत्री थे, पूरा सानिध्य आशीर्वाद रहा, साथ में काम। 2014 में पायलट साहब पीसीसी के चीफ बने। 18 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 14 में उनके साथ में बहुत मेहनत की हम लोगों ने, घूमे, खूब मेहनत की, खूब मीटिंगें की, आते गए। और 18 में सरकार थी और उसके बाद में वापस अभी तो विधानसभा का चुनाव हुआ, मैं विधायक हूँ, वो भी विधायक है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, वो भी हमारे अच्छे लीडर हैं, पसंद करते हैं हम उनको, उनके साथ रहना पसंद करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, अच्छी बातें करते हैं, हमेशा सबको प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं देखो, मैं एक बार बताऊं मैं आपको, मैं ओबीसी का व्यक्ति हूँ और किस समाज से उठ के हम कहाँ तक आए। हमने ये सारी प्रताड़नाएं जो झेली, मैंने जो जलील हुए हैं, झूठे मुकदमों का सामना किया, न्यायालय से शरण लेनी पड़ी, और ये सारी बातें हुई ना, ये जो बदनाम करना, कोई भी आवे, जैसे आपने माउंट का उदाहरण दिया, अधिकारी आके बैठ जाए, हमको ब्लैकमेल करे, करोड़ों रुपए की संस्थाओं में भागीदार बनने की, चुप रहने की बात करे, वो लाऊंगा फ्लोर पे। तो ये सब हमने झेली है। तो मैं व्यक्ति की कीमत समझता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति की, और मैं कभी ये नहीं समझता कि मैं उसका हूँ, इसका हूँ। लीडर, अगर अच्छे लीडर हमारे हैं, उनको पसंद करेंगे, साथ में रहेंगे, तो कोई गुनाह थोड़ी उनके साथ में रहना। पसंद करते हैं, खुला कह रहा हूँ, अच्छा है, पसंद करते हैं, उनका साथ पसंद है तो साथ पसंद है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी हुआ अशोक गहलोत को पसंद नहीं करते हैं और उन पर आरोप अशोक गहलोत जी ने 2 दिन पहले लगाया कि सरकार गिराने में उन्होंने भूमिका निभाई। उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने कहीं उनका नाम नहीं लिया। सब मीडिया की उपज होती है कि वो इसको पसंद नहीं करता है। मेरी बात सुनो, सारे काजी बात, उन्होंने अशोक गहलोत जी ने राजी, सब राजी, आप मेरी बात ओपन नाम लिया सर, दोनों कह रहे, सोनिया गांधी जी के सामने ओपन जाके उनको, पुरानी बातें हो गई। आज की तारीख में दोनों कह रहे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो आप मेरे पास वापस आना कि भाई दोनों ने ना कह दिया, आप बताओ आप किसको पसंद करोगे। देखिए, मैं बताऊं, अच्छे व्यक्ति का, राजनेता का, उसको खुद को मिनिमम ये कोशिश करनी चाहिए। अगर इस बात भी आती है ना, तो उनको सबको इस बातों को मैं संभालना नहीं कहूंगा, मगर इनको ये तो मतलब सिरे से खारिज करने वाली बात है। राजनीति में तो ये बात नहीं करेंगे तो फिर मसाला कहां से आएगा? मसला बनता ही नहीं है ना। अगर कहते हैं दोनों में अच्छा प्रेम है तो फिर क्या डिस्कशन होगा? कोई डिस्कशन नहीं होगा। कि मेरी बात सुनो, सबके साथ अच्छा है, अच्छा प्रेम रहता है, नौजवान व्यक्ति है पायलट साहब, हम मरी हुए, तो क्यों, आप बताओ क्यों नहीं? आप आपके अंतर आत्मा से बात करना, आप खुद बताओ मेरे को ये सवाल। पर मैं देखो एक बात, 2 बात साफ समझता हूँ, बिलो द बेल्ट राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो बिलो द बेल्ट फेस किए और संघर्ष करते करते यहाँ आए। 36 कौम का लोगों का धन्यवाद कि बहुत प्रेम रखते हैं। छोटे से बच्चा हुआ, 3-3 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी के बच्चे हो गए अभी,
दादा के पोते पोते की शादी की उम्र हो गई है, वो परिवार भी आज मेरे साथ है। जिंदगी में आदमी अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा और प्यार कमा के जाता है तो कुछ नहीं होता है, आज मेरे साथ में वो है। 10 साल आप किसको कहते हैं, लोग 5 साल में जो है आप देखिए चुनाव लड़ते हैं, मैंने 5 साल में 3 चुनाव लड़े। लोग 5 साल में 1 चुनाव लड़ता है, हार जाते हैं, थक जाते हैं। 10 साल पावर से बाहर रहे, 10 साल चुनाव हारे हुए रहे। कई लोग कहते अरे, कई लोग कहते हार गए, तुम लड़के तो देखो, जो लड़ाई नहीं वो हार जीत का क्या विश्लेषण करेगा। किसी की मजाक उड़ाना अलग बात है, मगर हमने अच्छे वोट सिक्योर किए, कभी अपमानित नहीं हुए कि वोट ही नहीं आए। और देखो, एक बड़े वर्ग से और समाज से आओगे और वो जागृत हो जाएगा, पूरे देश में लोग प्रेम करते हैं। तो ये आरोप लगना, किसी को खड़े करना, कोई खुद सहारा लेता है, कोई जातिवाद का सहारा लेता है, कोई महिलाओं का सहारा लेता है, कोई अधिकारियों का सहारा लेता है, अरे लेते रहेंगे, हम तो उसका मुकाबला करेंगे। और मैं एक बात और कह रहा हूं आपको, सही गलत इस सृष्टि पे ही है ना, न्याय होके जाता है। और न्यायालय बैठिए, न्याय होता है वहां न्यायपालिका में, कागजों को कोई झुटला नहीं सकता है। और जो व्यवस्थाएं आपने की, मैं सोचूं कि मैं हकम हूं, इस शहर में जो मर्जी आए वो कर लो, आग लगा लो, कुछ बना दो, वो कागज और वो गूगल इमेज मिटती नहीं है, उनको भी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। और मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं कि उस जो आपने पहला पूछा है, इन सब प्रकरणों में जिनके अधिकारियों की गलती थी, जिन्होंने हमको उस राज में दबाया, कांग्रेस का राज समझ के, और आप देखिए कैसी व्यवस्था इनकी तय थी कि ऊपर भी कोई बात नहीं सुने, इतनी व्यवस्थाएं कर दी हमारी कि इनकी बात ही मत सुनो। तब जाके कभी कभार मैं इस रिकॉर्ड पे नहीं कर रहा हूं, शुरू से सीएम जी एमएलए थे, जनहित के मुद्दे उठाने के लिए उनको कहा, उन्होंने उठाए एक दो बार, अब के जैसे टोकन के थे, दूसरे मामले थे, ऐसे प्रयास हमको करने पड़ रहे थे कि हम डायरेक्ट जाके नहीं करा सकते थे सरकार की। फिर हमने भी 2 साल हुए, हमने हथियार डाल दिए कि ना यहाँ बैठे अधिकारी कुछ करना चाह रहे हैं, बाकी बहुत अच्छे अधिकारी आए, मैं कहता हूँ कुछ लोग तो इतने वंडरफुल एक्सीलेंट वर्क करने वाले, उनकी सोच जो आबू के प्रति थी वो इतनी अच्छी और पॉजिटिव थी, बहुत सारे अधिकारी लाजवाब, बात हुआ। पर एक दो जो होते हैं ना, वो पूरी व्यवस्थाएं खराब करके जाते हैं, उसमें गांव खराब हुआ। कैसे है मैं आपको बता दूंगा, विधानसभा का सत्र भी आ जाएगा। तो धन्यवाद रतन जी, आपसे बहुत अच्छी वार्ता सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में वापस मैं रहूंगा, आपको वापस, चूंकि आपने बात छेड़ी तो वापस आना, 1 घंटे अपने उस मुद्दे पे बात करनी है, उसमें बहुत रोचक, कहीं कौन अधिकारी गार्डियन का, अरे आप आओ तो सही, तो बात करेंगे। आप रतन देवासी, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। आने वाले दिनों में एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें कुछ सवालों के जवाब बच गए हैं और समय भी कम है। इस पॉडकास्ट के बाद में हम दूसरा पॉडकास्ट भी बनाएंगे, तो शायद मैं मानता हूं कि अब पब्लिक को तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। वापस